जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मेरा नाम है जशवंत और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट यूपीएससी हिंदी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज हमारी जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना की हमने डेफिनेशन लिख ली थी, मतलब परिभाषा लिख ली थी, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख लिया था, सॉरी। तो अब टाइटल डालिएगा क्षोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। पहले समझ लीजिए। तो क्षोभ मंडल में आपने जितनी भी मौसमी घटनाएं सुनी हैं वो सारी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, जितनी भी आपने सुनी हैं। चाहे वो बादल का बनना हो, चाहे वो बादल का फटना हो, चक्रवात हो, हवाएं हो, जितनी भी आपने मौसमी घटनाएं सुनी हैं वो सारी घटनाएं आपको यहीं देखने को मिलेंगी इसी क्षोभ मंडल में, ठीक है। और इसीलिए ही इसे मौसमी घटनाओं का रंगमंच भी कहा जाता है। में इतनी उथल-पुथल होती है, इसीलिए इसे डिस्टरबेंस लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो वायुमंडल है, वायुमंडल का 75% द्रव्यमान और इसका 90% या यूं कहें कि 90 टू 90% जल वाष्प की मात्रा इसी भाग में मिलती है। मतलब मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी 100 केजी की है, तो 75 केजी इसी मंडल में मिल जाएगा आपको, समझे। और इधर ध्यान से देखना, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। अब इस पृथ्वी को मैंने लिटा दिया, ठीक है, ये मैंने इसको लिटा दिया। ये हमारा आ गया क्षोभ मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होगा इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा होगी ये। तो विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई यानी क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होगी? तो हम कहेंगे कि 18 किलोमीटर होगी। क्षोभ मंडल पे या सॉरी विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। और जो ध्रुव हैं उन ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। ऐसा क्यों? तो भयानक चेहरे मत बनाइए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये हमारा सन है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा का जो एरिया है ना, विषुवत रेखा से 10 डिग्री ऊपर मतलब नॉर्थ साइड और 10 डिग्री साउथ साइड, ठीक है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो सन की जो प्रकाश है, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है, वो इस क्षेत्र पर प्रॉपर मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हवाएं हैं वो संवहनीय धाराएं के रूप में ऊपर उड़ती हैं, मतलब ऊपर की ओर चलती हैं। वैसे जनरली हवाएं जो हैं वो इस माध्यम में चलती हैं, यानी क्षैतिज माध्यम में चलती हैं, क्षैतिज गति करती हैं, जिन्हें हम क्षैतिज गति बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हवाएं ऊपर की ओर उठने लगें, यानी ऊपर की ओर चलने लगें, तो उन्हें हम कहते हैं संवहनीय धारा, संवहनीय धारा। तो इसी कारण से यहाँ पर मतलब विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो संवहनीय धाराएं हैं ये जितनी ऊपर तक उठ सकती हैं,
यानी उतनी जितनी ऊपर तक यह हमें प्राप्त होंगी, हम कहेंगे कि ये क्षोभ मंडल की सीमा है। यानी ये जो लेयर है ना, इस आप चित्र में देख रहे हैं, ये वाली जो क्षोभ मंडल की आखिरी लाइन है, मतलब सीमा है, ठीक है। ये मतलब क्षोभ मंडल यहाँ से, पृथ्वी की सतह से यहाँ तक ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या? क्षोभ सीमा। यहाँ लिख देता हूं मैं, इसका नाम है क्षोभ सीमा। इसको हम क्षोभ सीमा कहते हैं, ठीक है। तो संवहनीय धाराओं के कारण विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है, लेकिन ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। इसको भी हम समझ लेते हैं। तो 8 किलोमीटर होने का कारण ये है कि जो सूर्य की जो किरणें हैं ना, वो यहाँ तक तो पहुँचती हैं, लेकिन थोड़ी तिरछी हो जाती हैं। तो सूर्य के प्रकाश में जो ऊष्मा होती है, वो यहाँ पर कम मिलती है। तो यहाँ पर संवहनीय धाराएं मात्र 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही हमें प्राप्त होती हैं। तो हम कहते हैं कि ये ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक इसकी सीमा मिलती है क्षोभ मंडल की, ठीक है। मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है। अगर हमारी पृथ्वी ऐसे, मतलब एक रेक्टेंगल टाइप या फिर स्क्वायर टाइप होती, तो ये एकदम डायरेक्ट यहाँ पर पड़ता। अब आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ। ये सन है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी विषुवत रेखा, ये उसका कुछ क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सूर्य की प्रकाश प्रॉपर मात्रा में मिल रहा है, मिल तो यहाँ पे भी रहा है, लेकिन इसकी ऊष्मा यहाँ पर कम है। और यहाँ पर इस जो डायरेक्ट किरणें इसको मिल रही हैं, यानी डायरेक्ट प्रकाश जो इसको मिल रहा है, वो वहाँ उसकी ऊष्मा ज़्यादा है, क्योंकि वो डायरेक्ट मिल रहा है। यहाँ आप इस वाले चित्र में देख पा रहे होगे, यहाँ पर इसकी ऊष्मा ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी। तो यही कारण है यहाँ पर कि यहाँ की जो ऊंचाई होगी, यहाँ की जो ऊंचाई होगी वो 8 किलोमीटर होगी। इसी कारण से, क्योंकि संवहनीय धाराएं 8 किलोमीटर तक ही ऊपर उठ पाती हैं, और उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो जाता है, यानी समताप मंडल शुरू हो जाता है, समझे। अच्छा, दूसरी बात इसी में हम, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखना, तो ये क्षोभ मंडल जो है ना, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ, देखना, ध्यान से देखना, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। आप सबको पता है कि हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर हम रहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जो एयर डेंसिटी है, वो बहुत, मतलब अच्छी खासी मात्रा में हमको प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन जब हम वायुमंडल की ओर ऊपर बढ़ते हैं, तो एयर डेंसिटी की मात्रा कम हो जाती है। वो उसी के कारण तापमान में कमी होने लगती है। तो जो तापमान में कमी हो रही है, उसका रीजन यही है कि एयर की जो डेंसिटी है, यानी वायु की जो सघनता है, वो ऊंचाई के साथ कम होती है, इसीलिए तापमान में कमी होती है। समझ में आई बात, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि ये जो हमारे पोलर रीजन है, यानी हमारा जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो विषुवत रेखा से अगर हम पोल की ओर जाएंगे, चाहे ध्रुव, मतलब सॉरी, चाहे हम नॉर्थ पोल की ओर जाएं, चाहे हम साउथ पोल की तरफ जाएं,
तो तापमान में कमी होगी। तापमान में कमी होगी जब हम विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे या साउथ पोल की ओर जाएंगे, मतलब किसी भी ध्रुव की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी होगी, और किसी भी ध्रुव से हम विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? ठीक है। और एक बात, तो इसी कारण से ये जो विषुवत रेखा, सॉरी, ये जो क्षोभ सीमा है ना, क्षोभ सीमा की विषुवत रेखा पर टेम्परेचर है -80 डिग्री, मतलब -80 डिग्री यहाँ का तापमान है क्षोभ सीमा का विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पर इसका तापमान है -45 डिग्री, -45 डिग्री सेल्सियस। अगर देखा जाए विषुवत रेखा और अपने जो ध्रुव हैं, तो वहाँ के तापमान में डिफरेंस है। मतलब ये जो विषुवत रेखा पर क्षोभ सीमा है ना, वहाँ का तापमान अधिक ठंडा है, और जो हमारा पोलर रीजन है वहाँ का तापमान कम ठंडा है। ऐसा क्यों, देखना समझना। ये पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारे पोल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया कि प्रकाश तो मिलता है लेकिन प्रकाश में ऊष्मा कम प्राप्त होती है, ठीक है। तो उसका एक कारण है, तो ये तो पहले से ही ठंडा है, ठीक है। लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो 8 किलोमीटर है, तो यहाँ पर एयर की जो डेंसिटी है वो कम होगी, और इसकी ऊंचाई 18 है, तो वहां पर और कम होगी। तो यही रीजन है कि यहाँ पर -80 डिग्री और ध्रुवों पर -45 डिग्री। तो ठीक है, इतनी बातें हमको इसमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा, आज मैं आपको बोर्ड पे नहीं लिखवा रहा हूँ। और इसमें हम 2 चित्र बनाएंगे लास्ट में, और इसमें भी हम क्षोभमंडल के बारे में थोड़ी सी हम एक चित्र बनाएंगे लास्ट में। पहले आप पॉइंट लिख लीजिए, फिर हम चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो क्षोभमंडल डैश करके लिखिए, पहला पॉइंट, यह वायुमंडल की वह परत है जहां हमेशा मौसमीय परिवर्तन होते रहते हैं, होते रहते हैं, ठीक है, या होते हैं। इसे मौसमीय घटनाओं का रंगमंच भी कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें इसी लाइन के नीचे आप एक ग्राफ बना सकते हैं इस तरह का, अगर आप बनाना चाहें तो। ये डिस्टरबेंस को दर्शा रहा है, ठीक है, डिस्टरबेंस को दर्शा रहा है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह वायुमंडल का, यहाँ वायुमंडल का 75% द्रव्यमान एवं जल वाष्प का 90 टू 90, सॉरी 90, ऐसे लिखना, 90 टू 92, ठीक है, ये इस तरह से।
भाग मिलता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट डालना। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर होती है। लगभग 18 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई, जबकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर होती है। इसकी औसत ऊंचाई 12 से 15 किलोमीटर मानी जाती है। की औसत ऊंचाई 12 से 15 किलोमीटर मानी जाती है। अगर आप इसका चित्र बनाना चाहें तो उसका आप चित्र अपने हिसाब से बना लीजिए। ठीक है, इसमें आप समवनीय धाराओं को दर्शा देना और उनके जो हाइट है उसको दर्शा देना। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिए। विषुवत रेखा पर समवनीय धाराओं के कारण, विषुवत रेखा पर संवहनीय धाराओं के कारण ऊंचाई अधिक होती है। ऊंचाई अधिक होती है। अगला पॉइंट, इस परत में ऊंचाई के साथ, इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। यह प्रत्येक 1 किलोमीटर में, यह प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। अर्थात 165 मीटर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। ठीक है, देखना, मान लेते हैं बुर्ज खलीफा की जो ऊंचाई है लगभग 900 मीटर है। ठीक है, 900 मीटर। लेकिन मैं इसको समझाने के लिए आपको अपन मान लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर का है, यानी 1000 मीटर का है। ठीक है, अब इसका जो नीचे का तापमान है मान लेते हैं कि 30 डिग्री है। ठीक है, तो ऊपर का तापमान कितना होगा? ऊपर का तापमान कितना होगा? तो हम कहेंगे 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री होगा, क्योंकि 6.5 डिग्री, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया होगा। ठीक है, तो ये है। इसी में लिखना, इसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। इसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। अब अगला पॉइंट लिखिए। क्षोभ मंडल की अंतिम सीमा, क्षोभ मंडल की अंतिम सीमा क्षोभ सीमा कहलाती है, जिसका विषुवत रेखा पर, जिसका
विषुवत रेखा पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें एक नोट डाल के लिखिएगा, इसमें एक नोट डाल के लिखिएगा, यदि इस परत का तापमान, यदि इस परत में तापमान घटने के स्थान पर बढ़ने लग जाए तो इसे तापीय प्रतिलोमन या तापीय व्युत्क्रमण कहा जाता है। यदि इस परत में तापमान घटने के स्थान पर बढ़ने लग जाए तो इसे तापीय व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन कहा जाता है। ठीक है, अब ये घटना क्यों हो रही होगी वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि अगला टॉपिक वही है, तापीय प्रतिलोमन। जब हम ये सारी लेयर को खत्म करेंगे तो अगला टॉपिक वही आएगा, तो वहां पर हम इसे विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो अब टाइटल डालिएगा समताप मंडल। समताप मंडल। अच्छा, समताप मंडल का नाम समताप मंडल क्यों रखा, जबकि हमें पता है यहाँ पर तापमान में वृद्धि होती है। मतलब क्षोभ मंडल में क्या हो रहा था, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी हो रही थी, लेकिन समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो रही है। लेकिन फिर भी हमने इसका नाम रखा समताप मंडल। क्यों? तो उसका रीजन है, देखना इधर क्या है। हम एक ऐसा ही चित्र बनाएंगे लास्ट में, ठीक है, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ ये क्षोभ सीमा है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं क्षोभ सीमा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा पोल। ठीक है, ये हमारा होगा विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। ठीक है, तो यहां इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो समताप मंडल है ना, ये इस तरह से होगा। ठीक है, मान लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा, मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर -20, -40, -60, -80 और यहाँ पर -100। ठीक है, ये हम मान लेते हैं, मतलब ग्राफ में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये यहाँ से उठेगा ऐसे तापमान। ठीक है, ये कम होता जाएगा और ये यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो इस क्षोभ सीमा है ना, वहां पर कुछ लगभग लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो ये तापमान कांस्टेंट रहेगा, लेकिन फिर यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट रहेगा। अब यहाँ से ये बढ़ेगा इस तरह से, इस तरह से ये बढ़ना स्टार्ट होगा। तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पर होगा -60 डिग्री, यहाँ पर -60, यहाँ पर -40, यहाँ पर -20 और 1 मिनट, यहाँ पर
0 डिग्री। तो ये मान लेते हैं ये इसकी ऊंचाई है और ये पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह क्षोभ सीमा के मध्य मिलता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये क्षोभ सीमा के मध्य में मिलता है समताप मंडल। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, ये जो है ना -60, -40, -20 और ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये साल भर, मतलब साल भर एकदम स्थिर रहते हैं, मतलब इनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर ये यहाँ पर 60 है तो ऐसा नहीं है कि ये 65 हो जाए या 55 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब सेम टू सेम, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसीलिए ही इस कारण से इसका नाम हमने समताप मंडल रखा, मतलब समान ताप। यहाँ पर पूरे वर्ष भर समान ताप मिलेगा, एकदम नियत। ठीक है, तो और इसी में ही देखना, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। समताप मंडल में ही ओजोन परत का निर्माण होता है। ठीक है, लगभग लगभग 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत हम इसे कहते हैं, मतलब 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत का निर्माण होता है, और हम 22 किलोमीटर पर कह देते हैं कि यहाँ पर ओजोन परत की मतलब यहाँ पर ओजोन परत मिलती है। ठीक है, तो ये जो ओजोन परत है उसके बारे में आपने सुना होगा कि ये यूवी किरणों को रोक लेती है पृथ्वी पे आने से। ठीक है, तो उसमें कुछ और हानिकारक किरणें होती हैं जो सूर्य प्रकाश के माध्यम से आती हैं, जैसे ए, बी, सी। तो ए जो है ना, इसको तो ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन वी और सी को नहीं आने देती, क्योंकि ये खराब गैस है। ठीक है, ए जो है ना वो अच्छी गैस है। देखना इधर, तो ये जो, अभी चित्र नहीं बनाना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं बोल दूंगा आपको कि चित्र कहाँ बनाना है तो आप बनाना। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा क्षोभ मंडल है, और ये हमारा समताप मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर ओजोन का निर्माण हुआ, ये ओजोन परत है। ठीक है, तो ये जो यूवी किरणें हैं, यूवी किरणों को इसने यहाँ रोक लिया, और बी एंड सी जो किरणें हैं उसने भी इन्हें रोक लिया। ठीक है, लेकिन ये जो ए किरणें हैं ना, उनको ये पृथ्वी पर आने देती है। अब ऐसा क्यों, वो तो पृथ्वी जाने, सॉरी, वो तो प्रकृति जाने, है ना। लेकिन जैसा ज्योग्राफर ने लिखा है, जितना बताया है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो विटामिन, सॉरी, ये जो किरण ए है ना, ये किरणें जो हैं वो सूर्य के प्रकाश की अच्छी किरणें मानी जाती हैं, और इसी के कारण विटामिन डी, जो विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है, वो इसी के माध्यम से बनता है। तो इसीलिए इसे एक अच्छी किरणें कहा जाता है। ठीक है, और ये जो, जैसा मैंने आपको बताया कि इसको हम बोलते हैं समताप सीमा, जैसे हमने इसको क्षोभ सीमा कहा था, तो इसे हम समताप सीमा कहेंगे। समताप, समताप सीमा कहेंगे। तो समताप सीमा का वर्ष भर, समताप सीमा का वर्ष भर 0 डिग्री सेल्सियस
तापमान रहता है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें इसके बारे में जाननी थी। ठीक है, तो तेजी से लिखते चलिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए, यह सतह से, यह पृथ्वी की सतह से है ना, यह सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई एवं, यह सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई एवं क्षोभ सीमा के मध्य मिलता है। क्षोभ सीमा के मध्य मिलता है। यह ध्रुवों पर, यह ध्रुवों पर अधिक मोटा एवं विषुवत रेखा पर पतला होता है। यह ध्रुवों पर अधिक मोटा एवं विषुवत रेखा पर पतला होता है। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ ओजोन का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ ओजोन का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन लिखना, O3O2 यूवी किरणों के प्रेजेंट में, प्रेजेंट में मतलब यूवी किरणों के उपस्थिति में, 2O3 प्लस एनर्जी बनती है। तो ये क्या है, अगर आपका केमिस्ट्री से प्रेम होगा तो आपको पता चल रहा होगा, लेकिन जिनका प्रेम नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। देखना, तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल यूवी किरणों की उपस्थिति में ये इतनी गर्म होती हैं कि यह ओजोन का निर्माण कर देती हैं। तो 2O3 प्लस में ढेर सारी एनर्जी भी प्राप्त होती है, मतलब ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिएगा, यह 15 से 35 किलोमीटर तक, यह 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन की सांद्रता मिलती है। यहाँ 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन की सांद्रता मिलती है। सर्वाधिक 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी से ना, सर्वाधिक 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे O3 यानी ओजोन, O3 ओजोन परत कहते हैं। अगला पॉइंट लिखना, यह ओजोन परत, यह ओजोन परत यूवी, ऐसे लिखना, यूवी कोष्टक में बी एंड सी
किरणों को हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है। बी एंड सी किरणों को हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है तथा इनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ये है हमारी ओजोन। अब आप ये चित्र बना दीजिएगा इस पॉइंट के नीचे। ठीक है, और हाँ, अब आप इसको वीडियो पॉज करके आप ये चित्र बना लेना। ठीक है, तो अब इसमें एक जो चीज़ है वो मैं आपको बताना भूल गया था। इस परत में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, तो इसीलिए ही यह एक शांत मंडल है। यहाँ पर कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती। इसीलिए इसी परत में जितने भी वायुयान हो, है ना, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, जेट फाइटर विमान हो या कॉमर्शियल विमान हो, जितने भी हैं वो सब इसी में उड़ाए जाते हैं, इसी परत में उड़ाए जाते हैं। चूँकि मैंने आपको पीछे एक चित्र दिखाया था, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये ठीक नहीं है। ये सारे जो हैं वो यहाँ इसमें उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर उड़ाए जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी चित्र बना है आप। ठीक है, तो ये यहाँ पर उड़ाए जाएंगे, है ना, समताप मंडल में। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, सभी प्रकार की मौसमीय घटनाओं से मुक्त होती है यह परत। सभी प्रकार की मौसमीय घटनाओं से मुक्त होती है, इसीलिए इस परत में इसीलिए इस परत में वायुयान उड़ाए जाते हैं। इसीलिए इस परत में वायुयान उड़ाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, इस परत की ऊपरी सीमा को इस परत की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं। वहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यह वर्ष भर स्थिर यह वर्ष भर ताप स्थिर या नियत होता है। यहाँ वर्ष भर ताप स्थिर या नियत होता है। अब लिखना मध्यमंडल। तो जो मध्यमंडल है ना, अगला टॉप अगला मंडल डालिएगा, मध्य मंडल। अगली लेयर जो है वो है मध्यमंडल। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं, ये जो मध्यमंडल है ना, वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के ऊपर वाला जो लेयर है उसे हम कहते हैं मध्यमंडल। ठीक है, ये है मध्यमंडल, मीसोस्फीयर। ठीक है, ये वायुमंडल की तीसरी लेयर है, ये हमें दिख रहा है। ये सतह से, ये जो पृथ्वी की सतह है ना, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर और समताप सीमा के मध्य मिलती है। ठीक है, मध्य मिलती है, मध्य होती है, जो भी है वो हम लिखेंगे, है ना। इसकी ऊंचाई और मोटाई, इसकी जो ऊंचाई है
और मोटाई है वो सब जगह सेम है, चाहे वो विषुवत रेखा पर हो चाहे वो ध्रुवों पर हो, सब जगह समान है, मतलब इक्वल है, बिल्कुल ऐसी। ठीक है। और इसमें भी तापमान के साथ क्या होगी, कमी होगी। इसी के साथ ताप इसमें जो है तापमान के साथ, सॉरी, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होगी। क्यों? क्योंकि समताप मंडल में ओजोन का निर्माण हो रहा है। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण हो रहा है, इसीलिए वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो ऊष्मा निकलेगी, तो वहां का तापमान अधिक होगा, है ना, तो तापमान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ का तापमान फिर से कम होगा, तापमान यहाँ का कम होगा। ठीक है। तो ये आप, क्योंकि यहाँ पर भी वायु की जो सघनता है, एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती है। ठीक है, ऊंचाई के साथ कम होती जाती है। ठीक है। तो और हाँ, यहाँ इसी लेयर में आपने सुना होगा कि उल्का पिंड में आग लग गई। तो जो उल्का पिंड हमारे पृथ्वी की ओर आते हैं और उनमें आग लगती है घर्षण के कारण, वो इसी मंडल में लगती है, मतलब इसी मध्य मंडल में उनका जलना प्रारंभ होता है। आपने पीछे वाले जो मैं दिखा देता हूँ चित्र, ये देखो, ये है ना, ये उल्का पिंड है, मेटेरॉइड्स। तो ये जो है ना, ये पृथ्वी की ओर आएंगे, यहाँ से ये आएंगे, लेकिन इनमें आग इसी मंडल में लगेगी। यहाँ पर वायु का घर्षण होगा इसमें, इनसे, और यहाँ पर ये जलना प्रारंभ हो जाएंगे। जब तक ये पृथ्वी तक पहुंचेंगे, अगर ये बहुत बड़े हैं तो पृथ्वी तक पहुंचेंगे, और जहाँ पे भी गिरेंगे वहां पर तबाही करेंगे, वहां की स्थितियां भयानक होंगी। तो ये है। ठीक है। लेकिन ये इतनी तीव्र आग लगती है इनमें, इनका तापमान इतना तीव्र हो जाता है, मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि ये बहुत, या तो पहुंचते नहीं हैं, मतलब रास्ते में ही जल के राख हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, वो तो भयानक होते हैं, परिस्थितियां खराब कर देते हैं। ठीक है। तो ये है, तो ये है मध्यमंडल। ठीक है। तो यह जो मध्यमंडल है ना, जो मध्यमंडल की जो सीमा है वो हम बोलते हैं, इसका जो मध्य सीमा, मध्य सीमा हम इसको बोलते हैं, जैसे समताप सीमा, क्षोभ सीमा, इसीलिए मध्य सीमा। ठीक है। तो इसका जो तापमान है ना, वो सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा। इसका जो तापमान होगा वो माइनस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री। सोचो यहाँ पर -2 या 3 डिग्री पर बर्फ जम जाती है, मतलब जमने शुरू हो जाती है। आप देखो यहाँ का तापमान -100 डिग्री, और इसी मंडल में ये जो क्लाउड है ना, चमकने वाले क्लाउड इसी मंडल में मिलते हैं। जैसा आपने देखा होगा, कोरियो बोरलेस, कोरियो अटलांटिक, आपने नेट पे सर्च करेंगे होंगे, मतलब करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये है, अगर मेरे पास फोटो होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। तो लिखिएगा इसके बारे में पॉइंट डायल करके। पहला पॉइंट, यह वायुमंडल की तीसरी अथवा मध्य परत है। यह वायुमंडल की तीसरी अथवा मध्य परत है। इसकी ऊंचाई सतह से, दूसरा पॉइंट, इसकी ऊंचाई सतह से 80 किलोमीटर तक समताप सीमा के मध्य होती है। इसकी ऊंचाई सतह से 80 किलोमीटर तक समताप सीमा के मध्य होती है। तीसरा पॉइंट,
इसकी ऊंचाई और मोटाई सभी जगह समान होती है। इसकी ऊंचाई और मोटाई सभी जगह समान होती है। ऊंचाई के साथ, अगला पॉइंट लिखना, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है क्योंकि वायु की सघनता, एयर की डेंसिटी, कम होती है। अगला पॉइंट, यह पृथ्वी की ओर आने वाले यह पृथ्वी की ओर आने वाले उल्कापिंडों में आग लग जाती है। यह पृथ्वी की ओर आने वाले पिंडों में आग लग जाती है घर्षण के कारण। अब अगला पॉइंट लिखना, यह सबसे ठंडी परत होती है। यह सबसे ठंडी परत होती है। यहाँ की ऊपरी सीमा का तापमान, यहाँ की ऊपरी सीमा का तापमान -100 डिग्री होता है, जिसे मध्य सीमा कहा जाता है। जिसे मध्य सीमा कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखना, इस परत में कभी कभी रात में चमकने वाले बादल बनते हैं। इस परत में कभी कभी रात में चमकने वाले बादल बनते हैं, जिसे नॉक्टिलूसेंट क्लाउड कहा जाता है। जिसे जिन्हें सॉरी जिन्हें नॉक्टिलूसेंट क्लाउड कहा जाता है। ठीक है। और ये जो अब बनेंगे ना, तो ये ध्रुवों की ओर बनेंगे, मतलब यहाँ पर। ठीक है। ये जो क्लाउड होंगे ना, वो यहाँ पर बनेंगे। ठीक है। तो मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, 1 मिनट में डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। 1 मिनट रुकना। तरह से तो देखना, ये इस तरह से बनते हैं। तो मैंने पहले शब्द बोला था, शायद क्या बोला था मुझे याद नहीं। इसका सही नाम है अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ये इसका ओरिजिनल नाम है। ठीक है। तो ये इस तरह के बनते हैं। ये आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये ये अंतरिक्ष से लिए गए फोटो हैं ध्रुव के। ठीक है। ये इस तरह से बनते हैं। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब चित्र बनाइए। अब चित्र बनाइए, हम बिल्कुल डिटेल में बनाएंगे। ठीक है। तो ये मेरे साथ बनाते चलना। ये हमारा होगा इक्वेटर, इक्वेटर। और ये हमारा होगा पोल। ठीक है। ये है हमारी क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा। ठीक है।
ये है हमारा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो इसी में होंगी। बादल का बनना, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि हम वर्षा को दर्शा रहे हैं, ठीक है, सारी मौसमी घटनाओं का वो हम दर्शा रहे हैं। इसकी ऊंचाई पोल पर कितनी होगी? 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर होगी। और यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 18 किलोमीटर, ठीक है। अब हम तापमंडल, ये समतापमंडल है, ठीक है। ये है हमारी ओजोन लेयर, ठीक है। तो आप ऐसे बना देना, आपको समझ में आए, ठीक है। अब वैसे बनाना, मतलब जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे जरूर नहीं कि आप ऐसे बनाएं, आपको जैसे समझ में आए वैसे आप बनाना, ठीक है। इस मतलब जो ओजोन परत है उसको, ठीक है। तो हम वो लेंगे ओजोन परत, ठीक है। ये है हमारी समताप सीमा, समताप सीमा। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 50 किलोमीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे मध्यमंडल, ये है हमारा मध्यमंडल, ठीक है। मध्यमंडल, मध्यमंडल, मध्य सीमा, ठीक है। चमकने वाले बादल, चमकने वाले बादल लिख देना आप, ताकि आपको याद रहे। चमकने वाले बादल, अच्छा ये चमकते क्यों हैं? तो यहाँ पर संवहनीय धाराएं जो होती हैं वो ऊपर की ओर जब उठती हैं, ठीक है, ये जो ऊपर की ओर उठेंगी तो ये इतनी उड़ जाती हैं कि ये जो है समताप मंडल में प्रवेश कर जाती हैं। तो चूंकि हमें पता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, तो ये जो गर्म हवाएं होती हैं ना वो हल्की होती हैं और उनमें जल की मात्रा होती है, क्योंकि जल का बाष्पीकरण करती हैं वो, तो जल को अपने साथ ले जाती हैं। तो जब ये ऊपर जाती हैं तो ये ना जमना, मतलब थोड़ा सा क्लाउड बनाने लगती हैं, ठीक है, यानी बादल बनने लगते हैं। लेकिन जब ये बादल अधिक गर्म हो जाते हैं तो ये भी हल्के हो जाते हैं। तो जब ये हल्के हो जाते हैं ना तो ये क्षोभ मंडल को पार करके समताप मंडल में प्रवेश कर जाते हैं। जब ये समताप मंडल में प्रवेश करेंगे तो ये तो ऑलरेडी गर्म है, तो ये और गर्म होकर के ये पहुंच जाते हैं मध्य मंडल में। और मध्य मंडल इतना ठंडा है, ये जम जाते हैं, क्योंकि इसमें इनमें पानी होता है, यानी वाटर का वेपोराइजेशन होता है, वेपोर होता है उसमें, तो ये जम जाते हैं, वेपर होता है तो ये जम जाते हैं। जम जाते हैं तो ये है पृथ्वी की घूर्णन गति से, मतलब गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण और इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण, पृथ्वी का, तो उसके कारण ये ध्रुवों की ओर, ये इस ओर आकर्षित होने लगते हैं। जब ये इस ओर आकर्षित होने लगते हैं तो क्या होगा, इनमें चमकने वाली एक रोशनी पैदा होने लगती है। वो होती है कहाँ पर? तापमंडल में, जहां पर आयनों का निर्माण होता है ना, वहां पर, वहां पर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है, रंगीन प्रकाश, जहां पर ये जो बादल है ना चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये कारण, मतलब ये बादल नहीं चमकते, वो रोशनी इनसे फिल्टर होकर के आती है, तब हम कहते हैं कि ये चमक रहे हैं बादल। तो ये है, बाकी जो रंगीन है ना वो ऊपर की है, मतलब तापमंडल की कहानी है, उसको हम पढ़ेंगे अभी
क्योंकि आज हमें पूरा ये ख़त्म करना है। फिर अगला टॉपिक हमारा आएगा तो उसको हम पढ़ेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा, इसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर, है ना, 80 किलोमीटर। ये यहाँ से है, ध्यान रखना, पृथ्वी की सतह से है, नहीं तो आप इसको समझ लें, ठीक है। चलिए, ये है ताप मंडल, तापमंडल है। इसको हम आयन मंडल भी बोलते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। तापमंडल इसी तापमंडल में इसकी ऊंचाई होती है 640 किलोमीटर, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह से, ठीक है। तो इसी तापमंडल में हम, जो हमारे स्पेस स्टेशन होते हैं ना, चाहे नासा के हों या फिर ने इसरो के हों, है ना, तो ये जो स्पेस स्टेशन हैं वो इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं, ठीक है। ये पता है मेरी चित्रकारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा बनता है, ठीक है ना, ये आप समझ जाएंगे, ठीक है। स्पेस स्टेशन भी यहाँ बनते हैं। और उल्कापिंड के बारे में हम जानते ही हैं कि मध्यमंडल में इनमें आग लगने लगती है, उल्कापिंड भी बना लीजिए आप, तो उल्कापिंड भी बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एक तो जितने भी आपको बनाने हो, ठीक है? जिससे आपको याद रहे, का नाम दे देते हैं उल्का पिंड, ठीक है। तो ये चित्र आप बना लेना, ये है टेम्परेचर के, और हाँ सॉरी, ये तो घटनाओं के आधार पर है। अब टेम्परेचर के आधार पर हम अगला बनाएंगे, ठीक है। तो अब टाइटल डालिएगा तापमंडल, तापमंडल या आयन मंडल, तापमंडल या आयन मंडल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेमोस्फेयर, ठीक है, ट्रेमोस्फेयर इसको हम बोलते हैं। चलो, तो अब हम इसको लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देख लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं इसको। तो वायुमंडल की चौथी परत या आयनों वाली परत कहते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई तापमान में वृद्धि होती है, इसमें ऊंचाई के साथ, इसमें अब क्या होगा, जैसे हमने पहले देखा कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम हो रहा है, और समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ रहा है, और मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान फिर से कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आयनों का निर्माण होता है, यहाँ पर आयनों का निर्माण होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब सॉरी, हाँ, आयनों का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है ना, इतनी ऊर्जा होती है, इतनी एनर्जी होती है कि ये इनको भी तोड़ देती है, इनके भी भाग कर देती है अलग अलग, हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ऊर्जा का निर्माण होता है, और यहाँ पर आयनों का भी निर्माण होता है, ठीक है। ऊर्जा का निर्माण नहीं, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है यहाँ पर, ठीक है। और इस परत में जो आयन है ना, जो आयन है वो इस परत में ध्रुवों की ओर संग्रहित अथवा आकर्षित होने के कारण, मतलब ये जो आयन है ना वहां पर एकत्रित हो जाते हैं, संग्रहित, है ना, इकट्ठे हो जाते हैं, और ध्रुवों की ओर आकर्षित होने लगते हैं, ध्रुवों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो यहाँ पर एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे जिसे हम ऑरोरा बोरिलिस
उत्तरी ध्रुव पर और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ध्रुव पर हम कहते हैं। ठीक है, तो जो हमने बादल देखे थे ना मध्यमंडल में, ये इन्हीं के कारण चमकते हैं। मतलब ये नहीं, खुद नहीं चमकते, ये हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। समझे? तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, बस ये मैं लिखवाऊंगा। इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 640 किलोमीटर तक होती है, इसीलिए यहाँ पर स्पेस स्टेशन भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है। और इसका जो तापमान है ना, का जो, जैसे ये आप देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा क्षोभ मंडल है, ये हमारा मध्य मंडल है, सॉरी ये हमारा समताप मंडल है, ये मध्य मंडल, ये हमारा ताप मंडल। ठीक है, ये क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल, ये मध्य मंडल और ये ताप मंडल। ठीक है, अब ये ताप मंडल की जो सीमा है ना, जिसको हम बोलते हैं ताप सीमा, ताप सीमा हम बोलते हैं ताप सीमा। ठीक है, यह सबसे गर्म है, सबसे गर्म। मतलब इसका जो तापमान है ना, वो 1000 डिग्री सेल्सियस है। 1000। मतलब आप इमेजिन करो कि मैं आपको एक अंतरिक्ष यान में बिठा करके आपको स्पेस स्टेशन में भेज दूं, यानी तापमंडल में मैं भेज दूं, और उसमें ऐसी व्यवस्था कर दूं कि आप अपना हैंड, आपका जो, आपको जो हैंड है, मतलब हाथ है, वो आप खिड़की से बाहर निकाल पाएं। तो इमेजिन करो कि आपके हाथ की क्या दिशा होगी, मतलब क्या दशा होगी। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो तो जल जाएगा, क्योंकि 1000 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है, हमारा हाथ तो जल जाएगा, पूरा राख हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा क्यों कह रहा है मास्टर? तो ऐसा इसलिए क्यों, सॉरी, ऐसा मास्टर इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो आग कैसे लगेगी? तापमान आपको महसूस ही नहीं होगा। हाँ, अगर O2 यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती यहाँ पर, तो स्थितियां भयानक हो जाती। तो शायद स्पेस स्टेशन भी यहाँ नहीं बन पाते, क्योंकि 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान। वैसे बन तो जाते क्योंकि टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन एक बात बता रहा हूँ जनरली। ठीक है, तो ये है। और इसी जो हमारे जो तापमंडल है, जो तापमंडल है, तापमंडल में जो रेडियो प्रसारण पहले समय होता था, अब तो मोबाइल आ गए हैं, कई सारे गैजेट आ गए हैं जिसमें रेडियो मिलते हैं, और कई सारी तकनीकें हैं हमारे पास। सैटेलाइट, हमने रेडियो सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं, है ना, फ्रिक्वेंसी वालों ने। लेकिन उस समय होते नहीं थी सैटेलाइट, इतना थे नहीं हमारे पास, आपको भी पता है, आपको भी पता है। तो क्या होता था ना वहां पर, इस समताप में, सॉरी समताप में, तापमंडल में ना लेयर होती थी, लेयर, छोटी छोटी लेयर, जिसको हम डी, ई, एफ, यानी ABCDEF, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, है ना, तो ये मिलती थी। तो क्या होता था, इन परतों से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती ना, वो टकरा करके वापस आती थी पृथ्वी पर। जैसे ये है, समताप सीमा है, ये हमारी, सॉरी ताप सीमा है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो यहाँ से किरणें गई, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो किरणें हैं वो गई, रेडियो फ्रिक्वेंसी गई, जो तरंग है, किरणें नहीं, सॉरी तरंग, जो तरंगे हैं वो गई और इससे टकराई। मान लेते हैं ये डी है, डी से टकराई, तो ये वापस रिटर्न आएंगे, इसे टकरा करके पृथ्वी पर ही वापस आ जाएंगी, टकरा करके।
और ये सबसे ज्यादा सक्रिय रात में होती थी, क्योंकि रात में मौसम शांत होता था, मौसम शांत होता था, इसीलिए यह रात के समय ज्यादा सक्षम थी। ठीक है, तो इतनी बातें हमें इसमें जाननी है तापमंडल में। तो टाइटल आपने डाल लिया, अब डैश लगा कर लिखिए पहला पॉइंट। वायुमंडल की चौथी परत तथा आयनों वाली परत है ये। वायुमंडल की चौथी परत तथा आयनों वाली परत है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि आयनों के निर्माण के कारण अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्योंकि आयनों के निर्माण के कारण अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब यहां पर इक्वेशन लिखिए। नाइट्रोजन लैम्डा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणों की उपस्थिति में ये टूट जाती है। सॉरी, एन प्लस प्लस एन माइनस। ऑक्सीजन को भी इसी इन्हीं की उपस्थिति में टूट जाती है, प्लस प्लस माइनस, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये इक्वेशन आप लिख दीजिए। ठीक है, अब लिखिए तीसरा पॉइंट। इस परत में आयनों के ध्रुवों की ओर इस परत से आयनों के ध्रुवों की ओर संग्रहित अथवा आकर्षित होने के कारण यह यहाँ रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे ऑरोरा बोरियोलिस उत्तरी ध्रुव पर एवं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ध्रुव पर कहते हैं। अब अगला पॉइंट लिखिए। इसकी सतह से ऊंचाई 640 किलोमीटर 140 किलोमीटर तक होती है। इसी में स्पेस स्टेशन भी बनाए जाते हैं।
अब अगला पॉइंट लिखिए। इस परत की ऊपरी सीमा का तापमान, इस परत की ऊपरी सीमा का तापमान 1000 डिग्री होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सबसे गर्म परत है, यह सबसे गर्म परत है। अब अगला पॉइंट लिखिए। यह यहाँ रेडियो प्रसारण में, यह रेडियो प्रसारण में भी मददगार परत होती है। यहाँ पर इनके बारे में लिख दीजिएगा इस तरह से, टी ई एफ, सॉरी एफ, ठीक है। ऐसा एक चित्र बना दीजिए। परतें होती हैं, ठीक है। यह रात के समय ज्यादा सक्षम होती हैं, ठीक है। यहाँ आप लिख देना। तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और हमें क्या क्या देखा, ठीक है। तो देखना, हमने सबसे पहले पढ़ा क्षोभ मंडल, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? डिस्टरबेंस के नाम से जानते हैं। और सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं, ठीक है। फिर हमने देखा समताप मंडल, समताप मंडल, यहाँ पर ओजोन का निर्माण होता है और यह एक शांत परत है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती। फिर हमने देखा मध्यमंडल, हमने देखा मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या है? यहाँ पर रात में चमकने वाले बादल, रात में चमकने वाले बादल बनते हैं। यहाँ पर उल्का पिंडों में आग लगती है, यहाँ पर जो उल्का पिंड है ना, उनमें आग लगती है, ठीक है। आयन मंडल, आयन मंडल में क्या होगा? आयन मंडल में ऑरोरा बोरेलिस बनते हैं, ठीक है। स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन और आयन, आयन की उपस्थिति होती है और आयनों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बातें हमने जान ली हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है, सॉरी, अब अगला डालिए, अगला मंडल डालिए बहिर्मंडल या बाह्यमंडल, बाह्यमंडल, ठीक है। या आयतन मंडल, आयतन मंडल, ये है, ठीक है। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, यह सबसे बाहरी परत है, पहला पॉइंट, ठीक है। यह सबसे बाहरी परत है। दूसरा पॉइंट डालिए 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर के बाद इसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब समताप मंडल की जो, सॉरी, ताप मंडल की जो सीमा है उसकी ऊंचाई कितनी है? 640। लेकिन 640 के बाद बाह्य मंडल लग जाता है, तो बाह्य मंडल जो है ना, वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। मतलब उसके बाद कोई सीमा नहीं मिलती, तो इसीलिए इसकी कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट डालिए, यह अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, यह
अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। अब हम चित्र बनाएंगे टेम्परेचर के आधार पर, ठीक है। तो लिखिएगा, सॉरी चित्र बनाइएगा मेरे साथ साथ बनाते चलना, ठीक है। वही, ये हमारा इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, और ये हमारा पोल है, ठीक है, यानी ध्रुव है। तो यहाँ का तापमान 20 डिग्री, यहाँ का तापमान 0 डिग्री, -20, -40, -60, -80, और यहाँ पर 100, -100 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधा बना रहा हूँ, हम टेम्परेचर के आधार पर बना रहे हैं। तो ये हमारी क्षोभ सीमा, ये क्षोभ मंडल होगा, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा, ठीक है। ये हमारा होगा समताप मंडल, ताप मंडल, समताप सीमा, बनाते चलिएगा मेरे साथ, मध्य मंडल, मध्य सीमा, ये होगा हमारा ताप मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल, आयन मंडल, उसको हम बोलेंगे ताप सीमा, ताप सीमा। इसकी ऊंचाई पोल पे है तो हम 8 किलोमीटर लिखेंगे, ठीक है। वहां पर 18 किलोमीटर होगी, की जो ऊंचाई होगी वो होगी 50 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 640 मीटर, ठीक है। और उसके बाद ये मिल जाएगा वायुमंडल, बहिर्मंडल या बाह्यमंडल, ठीक है, या आयतन मंडल, आयतन मंडल, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के आधार पर हम बना रहे हैं, ठीक है, सॉरी। टेम्परेचर के आधार पर तापमान, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मान लेते हैं हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी ये जाएगा, फिर ये थोड़ा कांस्टेंट होगा, फिर ये ऊपर बढ़ेगा, फिर ये थोड़ा सा कांस्टेंट होगा, फिर ये ऊपर बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ेगा, फिर ये कांस्टेंट होगा, और फिर ये इस तरह से बढ़ेगा, और फिर ये बढ़ेगा ना, तो फिर ये बढ़ता ही चला जाएगा क्योंकि ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा, तो इसलिए ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा टेम्परेचर के आधार पर चित्र। इसका चित्र जो है मैं आपको जब अगली क्लास लूंगा ना, जब हम इसमें पढ़ेंगे तापीय इन्वर्जन, मतलब तापीय प्रतिलोमन, तो हम मैं आपको ये चित्र दिखा दूंगा, क्योंकि अभी ये चित्र मेरे पास है नहीं, जैसा मैं चाह रहा हूँ मुझे मिला नहीं, वो एनसीईआरटी की बुक में है, ठीक है। तो मैं वहां से फोटो क्लिक करके मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये टेम्परेचर के आधार पर है,
ठीक है। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख लेना, ठीक है, जो पृथ्वी का औसत तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये आप डाल लेना, ठीक है। ये मतलब ये पॉइंट आप लिख लेना एक्स्ट्रा पॉइंट में। वैसे आपको पता होगा लगभग, लेकिन नहीं पता जिनको, उनको आज पता चल गया, ठीक है। तो आज आप मुझे बताना कि आपको कितनी नई नई चीजें आपको पता चली और आपने कितना सीखा, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, और मुझे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी क्लासों में, अपने पढ़ाने के स्टाइल में, अपने एक्सप्लेन करने के तरीके में। मतलब आपकी जो भी राय हो, जो भी आपकी अ, मेरे लिए एडवाइस हो, वो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। तो आज की बातचीत हमारी यहीं पर समाप्त होती है, ये टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम अगला जो टॉपिक है वो है तापीय प्रतिलोमन, जो कि इम्पोर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं मेंस में। तो इसको मिस मत करना, ठीक है। मिस तो आप कोई सी भी क्लास मत करना, क्योंकि जीएस पेपर 1 हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। मतलब इसमें ये नहीं है कि मैं आपको किसी मतलब कोई बुक पढ़ा रहा हूँ, बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपको कोई बुक भी पढ़ाऊंगा तो वो भी मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो सिलेबस से ही आएंगे भाई। किताब में कोई बहुत सारे टॉपिक हैं, उनसे थोड़ी ना हमारे सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए हम जो भी पढ़ेंगे टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे कि यूपीएससी क्या चाहती है, सीधी सी बात है, ठीक है। और जिनको पीएचडी करना है वो किताबें पढ़ें, चाहे 1 2 3 जितनी भी किताबें पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। बस वो 3 4 साल बाद एक टीचर बनेंगे और पढ़ाते हुए कहीं मिलेंगे, और जिस भी टीचर से उन्होंने पढ़ा होगा उनको क्रिटिसाइज करेंगे कि मास्टर की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है, हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, सिलेबस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, तापीय प्रतिलोमन या तापीय व्युत्क्रमण, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। बाय।